तो स्वागत है आप सभी फ्रेंड्स का आपके अपने चैनल 13+ पे, जहां मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाली हूं सुपरगर्ल का सीजन नंबर 4 एंड एपिसोड नंबर 1, जिसका टाइटल है अमेरिकन एलियन। आप सभी के अब तक के सपोर्ट के लिए हम आप सभी को बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी डिमांड पर हमारा ये आज का सीजन का पहला एपिसोड। तो अब तक के पिछले सीजन में हम सुपरगर्ल यानी कि कारा डेनवर्स की दो तरफा जिंदगी के बारे में बेहतरीनी से जान चुके हैं और सुपरगर्ल दोनों ही जगह अपनी जिम्मेदारी को बेहतरीनी से निभाती भी आई है। वहीं सीजन 3 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि विन को लीजेंड टीम के साथ जाना पड़ा था क्योंकि फ्यूचर में वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो चुकी थी जहाँ पर ब्रेनी सर्वाइव नहीं कर सकते थे, इसलिए ब्रेनी यहाँ पर विन की जगह काम करते हैं। सीजन 3 के लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन में हमने ये भी देखा था कि एक कारा के जैसे दिखने वाली हूबहू लड़की है, पर कौन है हमारा आज का ये एपिसोड और ये सीजन इसी सवाल के साथ शुरू होता है। इस एपिसोड का फर्स्ट सीन हमेशा की तरह एज एक्सपेक्टेड लोगों को बचाते हुए होता है, जहां हमारी सुपरगर्ल सिर्फ नेशनल सिटी की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जा जाकर लोगों की मदद कर रही थी। सुपरगर्ल की ड्यूटी पूरी करने के बाद में अब हमारी कारा बनकर यानी कि रिपोर्टर कारा बनकर वो सीधा मैडम प्रेसिडेंट की मीटिंग में चली जाती है। इसके बाद डीयू में जब एलेक्स जूनियर को फाइटिंग क्लास दे रही थी तो उससे मिलने मैडम प्रेसिडेंट आती हैं। इधर एल कॉप में कारा, जेम्स और लीना की बातों से हमें सैम और रूबी के ठीक और खुश होने का पता चलता है। कारा के जाने के बाद लीना और जेम्स डीए के बारे में बात करते हैं, जो कि जेम्स के गार्डियन होने वाली बात पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ एलियंस को देख पाते हैं जो कि एलियन मिलकर पीस मीटिंग कर रहे थे, जिनमें से कैसी के फियोना, ब्रायन, डॉक्टर वोस और एक अंकल हमारे जॉन थे। कुछ और भी लोग यानी कि एलियंस बैठे हुए थे। डॉक्टर वोस जो कि एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, वो मीटिंग फिनिश करने के बाद जब अपनी लैब आते हैं तो वहाँ पर उनके पीछे मर्सी और ऑटिस ग्रेव नाम के दो सिबलिंग्स अचानक से आकर उन पर हमला कर देते हैं और उनके हाथ में लगे टस्क को चीर और काट कर निकाल के लैब का डोर ओपन कर लेते हैं। पर तब तक डॉक्टर वोस ने हाई अलर्ट का बटन प्रेस कर दिया था, जिससे वहां पर सुपरगर्ल पहुंच जाती है और दोनों सुपरगर्ल को अपने गैजेट्स की हेल्प की वजह से बाहर फेंक देते हैं। इधर डीओ में हमें एलेक्स और ब्रेनी की कहासुनी दिखाई जा रही थी कि तभी डीओ में सुपरगर्ल की वार्निंग सिग्नल भेजती है, तो ब्रेनी एलेक्स की बात बिना सुने ही वहां से सीधा सुपरगर्ल के पास पहुंच जाता है और उसकी हेल्प करता है, जिसके फौरन बाद ही सुपरगर्ल लैब में जाकर दोनों भाई बहनों को रोकने की कोशिश करती है, पर जैसे तैसे दोनों बचकर वहां से भाग जाते हैं। आगे जॉन डॉक्टर वोस से मिलने आते हैं क्योंकि दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, जिसके बाद सुपरगर्ल जॉन को आके लैब से चोरी की गई ईएमपी डिवाइस के बारे में बताती है, पर जॉन को दुख और गुस्सा डिवाइस चोरी होने के बजाय डॉक्टर वोस के ट्रस्ट काटे जाने पर आ रहा था। वहीं डीईओ में एलेक्स और ब्रेनी की नोकझोंक चलती रहती है, जिससे परेशान होकर एलेक्स ब्रेनी को सजा देती है कि वो अब यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि अब उसे सिर्फ डीईओ में ही बैठे रहना पड़ेगा। इधर कैट को की एलिवेटर में कारा को न्यू एम्प्लॉय निया नैन मिलती है, जो कि रिपोर्टर कारा की बहुत बड़ी फैन थी, इसलिए वो कारा के लिए उसकी फेवरेट कॉफ़ी भी लाई थी। कारा को उसकी बातें और हरकतें बिल्कुल अपने जैसी ही लगती हैं, जिसके बाद दोनों मीटिंग के लिए चली जाती हैं। लीना को डीए की कॉल से जेम्स के गार्डियन होने की वजह से सिचुएशन में थोड़ी गड़बड़ी होने का पता चलता है। इधर ओटिस और मर्सी किसी मास्क वाले इंसान से बातें कर रहे थे, शायद यही इनका लीडर होगा, वो तो हमें आगे पता चल ही जाएगा। आगे कैट को में निया कारा को न्यू फैशन पर आर्टिकल के बारे में बहुत अच्छे से डीपली समझाती है, तो कारा उसे ये बात बताने के लिए जेम्स के पास भेज देती है। निया के जाने के बाद कारा को ब्रेनी का कॉल आता है, जो कि उससे ऑटिस और मर्सी के लेक्स और लिलियन से जुड़े होने की बात बता देता है, जिसके फौरन बाद सुपरगर्ल जेल में लिलियन से मिलने आ जाती है। वहाँ पर लीना पहले से ही अपनी मॉम के साथ में बैठकर चेस खेल रही थी। फिर सुपरगर्ल के ग्रेव सिबलिंग के बारे में पूछने पर लिलियन साफ मना कर देती है, पर इतना बता देती है कि अगर वो किसी काम में शामिल है तो वो काम बहुत ही बड़ा होगा। वहीं इधर अंकल जॉन की पीस मीटिंग वाली जगह पर सिर्फ फियोना और अंकल जॉन ही आए थे और एक और दो लोग थे। बाकी लोग इसलिए नहीं आए थे क्योंकि डॉक्टर वोस पर पहले भी हमला हो चुका था। वहीं फियोना और जॉन अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर इन पर कोई बॉम्ब फेंक देता है, पर किसी तरह ये लोग बच जाते हैं। इसके बाद सुपरगर्ल वहाँ पर आकर अंकल जॉन को ये बताती है कि उसे दोनों बार के हमले कनेक्टेड लग रहे हैं, पर जॉन को ऐसा लगता है कि सिर्फ एलियंस को नफरत दिखाने के चलते यहाँ पर बॉम्ब फेंके जा रहे हैं, जिस पर सुपरगर्ल अग्री नहीं होती, इसलिए वो लड़ाई करके वहाँ से चली जाती है। और फिर आगे खाना खाते हुए कारा अंकल जॉन की पूरी बात एलेक्स को समझाती है और ब्रेनी के साथ थोड़ा नरमी से पेश आने को कहती है। वहीं जेल में लीना अभी भी लिलियन के साथ बैठकर चेस खेल रही थी। वो बातें करते हुए अपनी मॉम को जेम्स के बारे में बताती है और साथ ही साथ दोनों यहाँ पर ब्रूनो मैनहाइम के बारे में भी बात करती हैं, जो कि सुपरमैन का दुश्मन था और तो और इसीलिए वो लेक्स के लिए भी काम करता था। इसके बाद कैट को में सभी न्यू एम्प्लॉयज जेम्स को अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे, क्योंकि जेम्स अब यहाँ के सीईओ हैं। वहाँ पर जैसे ही निया कुछ बोलने वाली थी कि उससे पहले ही दूसरी एम्प्लॉय जिसका नाम मैकेंजी है वो खुद बोलने लगती है और निया को बोलने नहीं देती। और इस वक्त पर हमें कैसा लगता है ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे।
कारा ये सब देख रही थी पर कुछ बोलने वाली थी उससे पहले उसे ब्रेनी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि ग्रेव सिबलिंग इस वक्त एक खाली वेयर हाउस में है। तो सुपरगर्ल फौरन ही वहाँ पर चली जाती है। वहाँ पहुँचने पर सुपरगर्ल को कोई मिलता तो नहीं पर ढेर सारे कंप्यूटर जरूर दिखते हैं जिनमें से एक की मॉनिटर पर मैसेजिंग चल रही थी, जिनमें से अर्थ 29 के मैसेज में लिखा था कि किसी स्कूल में कोई फॉरेन एलियन है और वो लोग उसे स्कूल से बाहर निकालना चाहते हैं। दूसरी तरफ ब्रायन 323 उसके रिप्लाई में कहता है कि वो उसे बॉम्ब बनाने के लिए लिंक सेंड कर देगा। फिर स्क्रीन पर एक कॉल आता है तो सुपरगर्ल उसे पिक करती है। दूसरी तरफ से कोई कैरन नाम की लेडी फॉरेन एलियन के बारे में बात कर रही थी। थोड़ी बात करने के बाद वो कॉल कट कर देती है, जिसके बाद माइक्रोफोन के थ्रू ब्रेनी सुपरगर्ल को ये बताता है कि ये सारा मामला डार्क वेब से जुड़ा है। उसने ग्रेव सिबलिंग्स के रिलेटेड ईमेल कैश को रिस्टोर कर लिया था और उनमें से मिले ब्लूप्रिंट जो कि कैंप डेविड के हैं उसके बारे में भी सुपरगर्ल को बता देता है। द स्मार्टफोन वाली बात। गाइस, ये वही जगह थी जहां मैडम प्रेसिडेंट आज एलियन सबमिट करने वाली थी, जहां ये दोनों अटैक करने वाले हैं और इससे ये साबित होता है कि अंकल जॉन बिल्कुल सही थे। कारा फौरन उनसे हेल्प मांगने जाती है पर जॉन अपने डैड की पीस पैथ पर चल चुके थे, इसीलिए वो हेल्प करने से मना कर देते हैं। तो कारा गुस्सा होकर सुपरगर्ल बन के सीधा मैडम प्रेसिडेंट के पास आकर उन्हें सबमिट बंद करने के लिए बोलती है। पर मैडम प्रेसिडेंट सबमिट कैंसिल नहीं कर सकती थी, इसीलिए सुपरगर्ल रात में डीईओ सोल्जर के साथ मिलकर वहाँ पर बहुत अच्छे से कड़ी निगरानी कर रही थी। थोड़ी देर बाद कैंप डेविड पर ईएमपी डिवाइस से हमला होता है। ईएमपी डिवाइस का यूज ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी के कट करने के लिए होता है और यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है। पर हमारे स्मार्ट डीईओ के सोल्जर्स के पास में इसका पहले से ही तोड़ मौजूद था, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी देर में लाइट वापस आ जाती है, यानी कि घंटों का काम मिनटों में। क्या बात है। एलेक्स सभी एलियंस को सोल्जर्स के साथ सेफ्टी से बाहर भेज देती है, जिसके बाद सुपरगर्ल उससे बताती है कि डीईओ की यूनिफॉर्म में वो लोग पहले ही अंदर घुस चुके हैं। फिर एलेक्स के सामने से मर्सी आकर उस पर गोलियां चलाते हुए उसके हाथ में मैग्नेटिक बॉम्ब लगाकर वहां से चली जाती है, पर स्मार्ट एलेक्स एनर्जी शील्ड की वजह से धमाका होने से रोक देती है और सीधा मर्सी के पीछे पीछे चली जाती है। इधर ग्रेव सिबलिंग जब बाइक से भाग रहे होते हैं तो अचानक से मर्सी अपने भाई को यानी कि ऑटिस को शूट करके वहां से अकेले ही चली जाती है। फिर ऑटिस जैसे ही पहाड़ी से नीचे गिरने वाला था वो सुपरगर्ल को पुकारता है। यहाँ पर सुपरगर्ल को ना चाहते हुए भी उसकी जान बचानी पड़ती है। जब सुपरगर्ल ऑटिस की गोली लगने वाली जगह पर चेक करती है तो क्या देखती है, इस चालू इंसान ने पहले से ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था, यानी कि ये इनके प्लान का हिस्सा था ताकि मर्सी यहाँ से भाग सके। सच बताओ किस को इस इंसान पर गुस्सा आ रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना। इसके बाद डीईओ में एलेक्स आकर ब्रेनी से भी विन की तरह से अपना बिहेवियर रखने की कोशिश करती है, जिससे यहाँ पर ब्रेनी को भी थोड़ा अच्छा लगता है। उधर लीना डीए में डिस्ट्रिक्ट अटर्नी के पास आकर गार्जियन का मैटर जल्दी ही सॉल्व करने को कहती है, जैसे अटर्नी पहले मैनहाइम का किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ कैट को में कारा निया को अच्छे से समझाती है कि उसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उस वक्त निया के ना बोलने पर मैकेंजी को ही फैशन आर्टिकल मिल गया था, इसीलिए निया उदास थी। तो कारा उसे चीयर अप करते हुए अपने अंदर की वेव्स को सुनामी में बदलने के लिए बोलती है, ताकि आगे से उसके सामने कोई भी ना बोल पाए। वहाँ पर जेम्स भी आ जाते हैं। उसी वक्त टीवी पर न्यूज़ आती है कि जेम्स ऑल्सन गार्डियन नहीं है, मतलब हमारी प्यारी लीना का ये प्लान कामयाब रहा। जेम्स उसे थैंक्स करने के लिए फ़ौरन ही उसके पास जाते हैं, पर तभी वहाँ की एक और न्यूज़ में अटर्नी पलटकर जेम्स को अब कभी भी गार्डियन ना बनने के लिए कहती है। पर क्यों? तभी हमें लिलियन का चेहरा दिखाया जाता है, यानी कि ये सारा प्लान इन्हीं मैडम का था। ये तो मोनेल की मम्मी से भी ज़्यादा पहुँची हुई हैं। आप लोगों को मोनेल की मम का नाम याद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते हैं किसे किसे याद है। आगे कारा जॉन के पास आ करके उनसे सॉरी बोलती है आज सबके बिहेवियर के लिए। और तभी टीवी पर एक और न्यूज़ आती है जिसमें सभी को ये पता चल गया था कि मैडम प्रेसिडेंट ही एक एलियन है। फिर इस सब के बाद में मर्सी उसी मास्कमैन के साथ में खड़ी थी जहाँ पर फियोना भी चेयर से बंधी हुई थी। फियोना को हम लोगों ने शुरुआत में देखा था, जो कि अंकल जॉन की पीस मीटिंग की मेंबर है। फियोना के क्वेश्चन करने पर मास्कमैन खुद को एजेंट ऑफ लिबर्टी बताते हुए फियोना को जान से मार देता है। अब ये महाशय कौन है और इन्होंने अपना नाम ऐसा क्यों रखा है, ये हमें जल्दी ही आगे पता चलेगा आने वाले एपिसोड्स में। वहीं अब हमें एपिसोड के लास्ट में तंजानिया दक्षिणी बॉर्डर दिखाया जाता है, जहां पर कारा की जैसी सेम दिखने वाली लड़की पत्थर की दीवार तोड़ रही थी, जिसके पीछे यहाँ पर एक दो मिलिट्री सोल्जर्स भी खड़े हुए थे। अब ये कौन है और ये लोग इसके साथ में क्या कर रहे हैं, ये भी हमें आगे के एपिसोड्स में ही पता चलने वाला है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सुपरगर्ल के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।